हेलो स्टूडेंट्स। सो लेक्चर 1 के पार्ट 2 को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हिंदवान मैथ्स अकादमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने केमिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट कर दिया है और पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो हमने पढ़ा था कि बोर्स एटॉमिक में बेसिकली आपको लिमिटेशंस पढ़ने थे और पॉस्टुलेट पढ़ने थे, है ना। इधर देखिए, फोकस करिए क्लास में। हमें क्या पढ़ना था? लिमिटेशंस। हम क्या पढ़ रहे थे? इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, बस छोटा सा लेक्चर है आज, है ना। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। तो आपको पता है हमने कल बोर्स मॉडल और भी एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो बोर्स का मॉडल दिया गया था वो बेसिकली उसमें बहुत सारे पॉस्टुलेट थे, है ना, जैसा कि आपने देखा था। लेकिन क्या बोर्स के मॉडल में भी कुछ कमियां थी, है ना। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप पॉस्टुलेट लिखिए और उसके साथ साथ लिमिटेशंस लिखिए, तो ये दोनों मिला करके बेसिकली कितने मार्क्स के आएंगे? आपके 15 मार्क्स के लॉन्ग आंसर आएंगे। पॉस्टुलेट कल हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। कल की क्लास अटेंड करने के बाद ही आज की क्लास अटेंड करें। इससे क्या होगा ना कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि आपको चीज़ें याद नहीं करनी है, आपको चीज़ें कंसेप्चुअली समझनी है ना। तो हम साथ साथ लेके चलेंगे और जितनी भी पीडीएफ्स है क्लास की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन से। देखो, पहला लिमिटेशंस बोर्स ने क्या किया था? बोर्स का जो रूल था, जो थ्योरी थी, वो वायलेट कर रही थी कौन सी थ्योरी को? हिजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ये भी हमारे सिलेबस में है। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? बिल्कुल छोटा छोटा ये सब टॉपिक्स है, ठीक है। कल की थ्योरी में हमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम बेसिक से उठाए थे चीज़ों को। हमें नहीं पता था इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी होती है कि ऑर्बिट्स में एनर्जी होती है ना। इन सब चीज़ें की जो कन्फ्यूजन था उसको हमने दूर किया। तो देखो क्या था कि बोर्स की थ्योरी में लिमिटेशंस ये थे, मतलब कमियां ये थी कि वो हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा था। प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा था कैसे? देखो, बोर के थ्योरी के अकॉर्डिंग बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स, ये अकॉर्डिंग टू बोर कह रही हूँ मैं, बी लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ known radius and orbit। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस हमें पता है, हमने निकाला था ना रेडियस न्यूक्लियस का, एटम का, है ना, जो बोर ने बताया था। और रेडियस कैलकुलेशन भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ नोन रेडियस एंड ऑर्बिट, ठीक है। ये दोनों के दोनों, इससे क्या हमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता चल रहा है? बिल्कुल। तो इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि हमें पोजीशन पता चल रहा है। और मोमेंटम, हमने कल वेलोसिटी भी कैलकुलेट की थी। तो बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड ने वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी, पोजीशन बता दिया, क्योंकि हमें रेडियस पता है, कौन सी ऑर्बिट पे पता है, पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है ना, ये पता है। तो इससे हमें सब चीज़ पता चल जा रही है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हम सेम टाइम पे सारी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कि नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग। अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग ये कहते हैं, अब थोड़ा सा हिजनबर्ग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, क्या ऐसा हिजनबर्ग ने ऐसा क्या कहा कि बोर का जो मॉडल है वो डाइवर्ट कर रहा है? अभी देखो, दिखाती हूँ कि देखो, हिजनबर्ग के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, इसको डीपली हम पढ़ेंगे एक बार क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हेजनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उनके प्रिंसिपल का नाम ही है अनसर्टेन, मतलब नॉट फिक्स्ड, इसका मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, ठीक है।
हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है किसी भी पार्टिकल ठीक है, किसी भी पार्टिकल का आप सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन का आप पोजीशन एंड वेलोसिटी या फिर कहो मोमेंटम, ज़्यादा करेक्ट मोमेंटम ही है, पोजीशन और मोमेंटम, सॉरी, पोजीशन और मोमेंटम को आप नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन एंड एग्जैक्ट लिख लीजिए, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को हम लोग ढूंढ नहीं सकते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ फिक्स है, ये तो पूरा टाइम रिवॉल्व कर रहा है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना ऐसा, ठीक है। अब इधर देखिए, और क्या लिमिटेशन है बोर की, ये देखते हैं हम, और देखिए दूसरा, देखिए बोर की जो थ्योरी है, बोर्स थ्योरी नीदर एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, नीदर एक्सप्लेन्स Siemens effect and Stark effect। अब ये इफेक्ट क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे बनते हैं, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है ना, ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं। तो देखो यही लाइंस जब टूटते हैं ना, यही लाइंस का टूटना, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसी लाइन का, इसी स्पेक्ट्रल लाइंस का टूटना किसी भी एलिमेंट का, है ना, किसी भी एलिमेंट का into a number of component lines, in the presence of, अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा तो क्या कहेंगे, जीमेंस इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा ये टूटना तो क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो टूट रहा था लाइंस, तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन ये था कि उन्होंने सिर्फ एक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का, उन्होंने जो अपना पोस्टुलेट दिया है, बोर की थ्योरी किसके लिए वैलिड है, तीसरी बात क्या है, बोर्स थ्योरी ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशंस, मतलब जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम जिसके पास सिर्फ सिंगल यानी एक इलेक्ट्रॉन हो, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिमिटेशंस क्या है कि ये बोर couldn't explain बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकली बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो नहीं बता पाए थे बिटवीन एटम्स और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट इनकी लिमिटेशंस क्या है, लास्ट लिमिटेशंस है अनेबल टू एक्सप्लेन, किनके बारे में बात हो रही है, बोर्स के बारे में, बोर्स और क्या नहीं बता पाए थे, एटम के स्पेक्ट्रम, वो जो लाइंस बन रहे थे उसको समझा नहीं पाए थे बोर्स। मान लो कि हाइड्रोजन के लिए तो उन्होंने बता दिया, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो और भी स्पीसीज के केस में स्पेक्ट्रम लाइंस बन रही थी उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनका लिमिटेशन था कि ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड था, ठीक है।
तो ये लिमिटेशंस के साथ ये जो पूरा टॉपिक है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।